हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में। मेरा नाम है सोनम चौहान और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली डीपीएसपी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म डीपीएसपी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक तत्व। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खाली यही नहीं कि आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस को रीड करें, स्टडी करें तो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो इसके आर्टिकल के बारे में ही पूछ लेते हैं कि ये किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है। जो हमारी लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है, उस लेक्चर सीरीज का आज लेक्चर नंबर 9 डीपीएसपी को लेकर के हमने यहाँ पे बनाया है। इससे पहले जितने भी लेक्चर हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। मतलब आई थिंक सो आपको वो सारे लेक्चर काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि लॉकडाउन के समय देखिए कोई कोचिंग नहीं खुल रही है, कई कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं और ये कोई आइडिया नहीं कि कब तक नहीं खुलेंगे। बट आप घर पे रह करके इस तरह के जो फ्री क्लासेस है आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हर एक लेक्चर का या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन है या फिर जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास आएगा तब जब आप इसको सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं डीपीएसपी। बेसिकली जो राज्यों को कुछ देखिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ मॉरल ड्यूटीज़ दी हुई होती हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन ये तो हमारे लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारे लिए होते हैं, बट राज्य के लिए कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राज्यों की जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, यानी कि राज्य नीति के निदेशक तत्व। हर राज्य के पास ये कुछ अथॉरिटी होती है, कुछ ऑर्डर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू कि उन नीतियों को वो किस तरीके से बनाएगी अपने राज्य में। इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है कि किस लेवल पे वो वहाँ पे काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशंस के पूरे 22 भाग हैं हमारे, और उसमें 14 भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हम नीति निर्देशक तत्वों को हम डिफाइन करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। और ये सिद्धांत देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम से जारी किए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ निर्देश होते हैं, जो देश की शासन व्यवस्था के कुछ मॉरल एलिमेंट्स कहे जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी और शब्दों में इसको डिफाइन करें तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को दिए गए ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उन्हें अपने अधिकार यानी कि जो भी राइट्स हैं उनको उनका प्रयोग इस प्रकार से करना होता है कि इन सभी थ्योरीज को, इन सभी प्रिंसिपल्स को, इन सभी सिद्धांतों को पूरा कर उनका उचित रूप से पालन कर सके। यानी कि उनको ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या काम करना चाहिए। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका उल्लेख हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक करते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल 37 है उसमें सिर्फ 2 बातें स्पष्ट की गई हैं, मतलब वेरीफाई की गई है कि पहले तो ये कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके पीछे कोई भी कानूनी शक्ति नहीं होती है, कोई लीगल पावर नहीं होती है। यदि राज्य इन तत्वों को मतलब पूरी तरीके से मान्यता प्रदान नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा उसे ऐसा करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हम मॉरल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लेकर के हम किसी भी न्यायालय में जाकर के पिटिशन दायर कर सकते हैं, उनसे सिक्योरिटी के लिए हम अपील कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के हम किसी भी न्यायालय में जाकर के इस तरह की अपील या इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं कर सकते उस स्टेट के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे इनके पीछे कोई भी लीगल पावर नहीं होती, कोई जुडिशियल पावर नहीं होती है, इससे बिल्कुल फ्री रहते हैं। जो नैतिक रूप से राज्य इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, यानी कि मॉरलिटी में उनको कुछ काम करने होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन को, स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ग्रो में लाने के लिए उसके लिए ज़रूरी होती है कि वो डीपीएसपी को फॉलो करें और उन सभी आधार पर वो जो भी वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी नीतियाँ वगैरह बनाता है उसको वो परफेक्टली वहाँ पे उसको काम करे। और दूसरी क्लैरिफाई बात यह है कि अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। यानी कि पूरी तरीके से वो वहाँ की जो सोसाइटी की जो कंडीशन एक तो उसको ग्रो करे, उसको एडवांस बनाए। कोई भी रीति रिवाज ऐसा ना हो कि वो रूढ़िवादी अंधविश्वासों में पनप रहा हो, और जिसमें एक तो सामाजिक व्यवस्था को वो ग्रो करे, साथ ही साथ इकोनॉमिक कंडीशंस को इंक्लूड, जो पॉलिटिकल जो जस्टिस है उसको भी वो वहाँ पे एक तरीके से रखे, पॉइंट पे रखे जिन पे वो उसको काम करना होता है। उसका जो भरसक जो
उसका प्रॉपर रूप से जो टारगेट होता है वो एक वेलफेयर स्टेट को यानी कि लोक कल्याणकारी राज्यों को बनाने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कि राज्य नीति जो निदेशक तत्व होते हैं, जो टीपीएसपी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया कि लोक हितकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, यानी कि ये भी नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है कि जो लोक हितकारी, जो पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का जो कार्य होता है वो स्पेशली स्टेट का होता है, राज्य का होता है कि राज्य कैसे सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें या उसका मतलब स्थापना करने का लगातार वो प्रयत्न करें जिससे सार्वजनिक कल्याण का कार्य हो सके और सभी नागरिकों को, भारत में जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को और जितने भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की उपलब्धि हो। लेकिन किन उपायों द्वारा उपलब्धि प्राप्त हो सकती है इसका उल्लेख वहाँ पे नहीं किया गया है। वो उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। काम बहुत सारे हो सकते हैं कि आप वेलफेयर, एक जो सोसाइटी है उसको ग्रो करने के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन करना। देखिए, भारत गांव का देश है और 67-68% तक जो लोग हैं, मैक्सिमम 70% जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं और इसलिए राज्य का यह भी कर्तव्य होता है कि भारत के गांव-गांव में ग्राम पंचायतों का गठन करें और इन सभी ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति और अधिकार प्रदान करें ताकि वो अपने खुद की जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके आधार पर गांव का विकास हो सके। तीसरा, यहाँ पे नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था करना। देखिए, नीति निदेशक तत्वों के अकॉर्डिंग आर्थिक सुरक्षा व न्याय की व्यवस्था द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए राज्य के प्रयत्न करने को कहा गया है कि लगातार वो कोशिश करता रहे एक वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने के लिए। और इन तत्वों में कहा गया है कि वो देश के समस्त नागरिकों को सम्मानपूर्वक आजीविका उपलब्ध कराए, यानी कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से एक सही तरीके से, पूरी रेस्पेक्टफुल तरीके से लाइफ को वो जी सके, इसकी हर एक सुख सुविधा राज्य को उनको प्रोवाइड करानी होती है। फिर है श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था। संविधान द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वो समाज में उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से कंट्रोल करे कि जनसाधारण को, जो भी पब्लिक है, उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। पूंजी में मतलब जो भी पूंजी या धन पर जो भी मुट्ठी भर लोगों को स्वामित्व ना हो जाए, यानी कि वो इस तरीके से पॉलिसी बनाए कि वहाँ पर सभी को इक्वेलिटी वहाँ पे प्रदान हो, सभी को समानता प्रदान हो, कोई भी एक वर्ग ज़्यादा मतलब अचीव ना कर पाए, पैसे वाला ना हो। यानी कि एक दूसरी भाषा में कहे कि वो पूंजीवादी वर्ग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना करे, बल्कि वहाँ पे इक्वेलिटी हो। जो लेबर कास्ट है उसको भी उतनी ही इक्वेलिटी मिले, अपने काम के बदले में उसको उसके हिसाब से ही पेमेंट दिया जाए, उसके स्किल के हिसाब से उसको काम दिया जाए और उसको वो सारी सुविधाएं राज्य प्रोवाइड कराए जो उसके लिए होनी चाहिए। फिर स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता, यानी कि जो राज्यों को ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि वह काम दिलाने में जो स्त्री और पुरुष है उनमें कोई भी भेदभाव ना हो और इसलिए इस चीज़ को लेकर के स्त्रियों को भी काम करने की सम्मानजनक सुविधा वो वहाँ पे प्रोवाइड कराए और उन्हें प्रसूति अवस्था में, यानी कि जब वो एक ऐसी अवस्था में जब वो काम नहीं कर पाएंगी तो ऐसे में उनको अवकाश और राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त की जाए जिससे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रह सके। और भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है और स्त्रियों को जो प्रसूति अवस्था है उसमें भी वैधानिक अवकाश दिया जाता है। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर इस तरह की जो सुविधा है वो किसी भी वुमेन्स को नहीं मिलती है तो वो इसके खिलाफ वो कंप्लेन भी दायर कर सकती है क्योंकि वो उसका एक राइट्स है। और नेक्स्ट इसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। संविधान द्वारा राज्यों को आदेश दिया गया है। एक देखिए, जो नीति निदेशक तत्व है ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कुछ ये ऑर्डर दिए जाते हैं स्टेट को कि संविधान लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। यानी कि स्टार्टिंग जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री होनी चाहिए और कम्प्लीटली वो हर घर में हर बच्चे को वो मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है दलित वर्गों का उत्थान। भारत में नेक्स्ट इसमें दलित वर्ग का उत्थान। भारत में प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य हो जाता है, ये ड्यूटीज़ है कि वो अपने एरिया में इकोनॉमी और कल्चरल को डेवलप की ओर ध्यान दे, यानी कि इकोनॉमी को वो कैसे डेवलप कर सकता है इस ओर भी ध्यान दे। साथ ही साथ वो अपने कल्चर को, सिविलाइजेशन को कैसे डेवलप कर सकता है इस ओर भी उसको ध्यान देना होता है। और स्पेशली दलित वर्ग में
जो भी ST SC जो कम्युनिटी होती है, जो जनजाति होती हैं, उनकी शिक्षा और उनके आर्थिक हितों का वो विकास करे और सामाजिक तथा आर्थिक शोषण सहन ना करे। और इस प्रकार से वो इस तरह की नीतियाँ बनाए ताकि जो भी डाउन कंडीशंस में जो कास्ट होती हैं, जिनमें हम ST की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, जो जंगलों में रहती हैं, उनको समाज का एक अलग वर्ग ना मान करके इनको इक्वालिटी दी जाए, उनकी जो संस्कृति है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, साथ साथ में उनको एजुकेशंस की जो सुविधा है वो भी उनको प्रोवाइड कराई जाए। तो ये काम किसका होता है? ये काम स्टेट का होता है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टेट को, हर एक स्टेट को ये ऑर्डर मेंशन किया जाता है कि वो उस पर काम करे। इसका मीनिंग से ये होता है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन संगठन। राज्य नीति के निदेशक तत्वों में जो DPSP, उनमें कृषि और पशुपालन के सुधार की ओर भी ध्यान दिए जाने का कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मैक्सिमम जितनी जनसंख्या गांव में निवास करती है उतनी ही जनसंख्या वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालती है। 68% 67% वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को संभालते हैं और कृषि पर ही भारत राज्य की उन्नति निर्भर है। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी जानी चाहिए क्योंकि वहीं से हम बहुत ज़्यादा डेवलप की स्थिति को एक तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वही डेवलप नहीं होगा, तो बाकी जो सेकेंडरी है, थर्ड है, सर्विस सेक्टर है, वहाँ तक तो आप मतलब इमेज ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो डेवलप होगा। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको सूती वस्त्र का कोई प्लांट लगाना है तो आप कैसे लगाओ? सबसे पहले उसका जो फार्मिंग है वो आपको करनी पड़ेगी, आपको कपास उगानी पड़ेगी, वो भी एक खेती होती है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो इस एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर को मजबूत रखेंगे तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। तो हर एक सेक्टर को हमें डेवलप करना है, इंक्लूड जो राज्य का काम होता है वो इसी पे काम करना होता है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को और जो पशुपालन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पर वो काम करें, उन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। देखिए संविधान के अनुच्छेद 49 में इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 49 में राज्य को आदेश दिया गया है कि वो राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट के जो स्मारक हैं, यानी कि जो हमारे हिस्टोरिकल हेरिटेज हैं या कोई भी ऐसे प्लेस है जहाँ पर ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, देखते हैं वो सारी चीज़ें, और उससे हमारा जो हिस्टोरिकल जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में वो जानते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की, ऐसे स्थानों की, ऐसे हिस्टोरिकल हेरिटेज की वो रक्षा करने का प्रयत्न करें। यानी कि आप जैसे भारतीय संसद इस विषय में विधि निर्माण कर सकती है, यानी कि काफ़ी सारे रूल्स या रेगुलेशंस क्रिएट कर सकती है। और एग्जाम्पल के लिए हम यह समझ सकते हैं जैसे ताजमहल हो गया या अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, वो एक हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक एग्जाम्पल है जिसे देखने के लिए बाहर से लोग आकर के देखते हैं उसको। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। एक तो इकोनॉमी ग्रोथ होती है क्योंकि वहाँ पे टिकट लगाया जाता है उस चीज़ों को देखने के लिए, तो लोग बाहर से आते हैं, टिकट के लिए पैसे देते हैं, टिकट खरीदते हैं, चीज़ों को देखते हैं। फिर उनके बारे में एक गाइड होता है, उस गाइड को भी एक तरीके से वो रोज़गार मिल जाता है, वो बताता है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है कब बना था, इसे किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसने बनाया था। ये सारी चीज़ें हर एक एरिया से निकलती हुई, हर एक एरिया को वो सारी मतलब एक तरीके से वो डेवलप करती है। इकोनॉमिक कंडीशंस तो मोस्टली इसमें डेवलप होती है। तो यहाँ पे राज्य का एक कर्तव्य हो जाता है कि जितने भी हमारे नेशनल हेरिटेज हैं, जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है, उनको कंप्लीटली प्रोटेक्ट करे। फिर ये शासन और न्याय संबंधी तत्व। शासन और न्याय क्षेत्र में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर कानून व्यवस्था का संचालन करे। यानी कि देश में सभी के लिए एक समान कानून हो, उसमें कोई भेदभाव ना हो। कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए भी वही कानून होने चाहिए और एक गरीब व्यक्ति के लिए भी वो सेम कानून होने चाहिए। कानून में कोई भी भेदभाव ना हो। लोकतांत्रिक भावना के विकास हेतु, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी जो फीलिंग्स हैं, एक डेमोक्रेसी कंट्री को लेकर के जो फीलिंग्स है उसकी डेवलप के लिए अधिक से अधिक गाँव में ग्राम पंचायतों को संगठित करे, ताकि डेमोक्रेसी सिर्फ कंट्री के लेवल पे ही नहीं बल्कि गांव के लेवल पर भी वो अपने प्रधान को खुद चुन करके अपनी डेमोक्रेसी को डिफाइन कर सके कि यहाँ पे हमने अपने आप से अपने आप को, मतलब अपने खुद के नेता को अपने गांव के जो विकास करने के लिए जो मतलब जिसकी नीड होती है, हमने वो खुद से उसको चूज़ किया है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संगठित किया जाए। ग्राम पंचायतों को इस प्रकार से अधिकार प्रदान किए जाए कि वो स्थानीय जो शासन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनकी एक यूनिट की तरह काम कर सके।
एंड लास्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 51। तो यहाँ पे वैसे तो हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नहीं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम सीधे डीपीएसपी के जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे दो आर्टिकल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताता है 49 में जो हमारे हिस्टोरिकल जो नेशनल हेरिटेज है उनको संरक्षण देना, 49 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके बाद आता है आर्टिकल 51 इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी तत्व। इसमें कहा गया है कि राज्य जो स्टेट होगा उसका ये ड्यूटीज़ होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करें और अपनी विभिन्न पर राज्य का प्रॉपर रूप से ये काम हो जाता है, ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसको प्रॉपर रूप से बनाए रखें। वो किस कंट्री से किस तरीके से रिलेशन रखना चाहता है, उसका क्या इफ़ेक्ट बाद में होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो वहाँ पे जो पीसफुल जो एग्रीमेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रमोट करें। और आई थिंक सो ये सारे के सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाए डीपीएसपी को लेकर के, वो सभी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।